हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैंक प्री मास्टर पे। जैसे कि एसबीआई क्लर्क प्री का रिजल्ट आ चुका है और मींस की तैयारी भी आप लोग स्टार्ट कर चुके होंगे। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी और वैसा ही हुआ, कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं गई किसी भी स्टेट से। और मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मैं भी अपने अटेम्प्ट्स बताऊंगा और स्कोर बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, मेरे अटेम्प्ट्स क्या थे, इवन मैंने जो देखा ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर भी स्केलिंग बहुत मैटर करी है। मैंने 89 क्वेश्चंस किए थे, बट स्केलिंग करके मार्क्स को कम किया। अगर मैं इवन हर एक क्वेश्चन पे श्योर था कि मैंने जो जो क्वेश्चंस किए थे वो सारे सही थे। ठीक है, मैं आपको अपने अटेम्प्ट्स बताता हूँ और मेरा स्कोर बताता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मेरा स्कोर यहाँ पर आया है 82 मार्क्स। एंड मैं यहाँ पर अपने अटेम्प्ट्स बताऊंगा आपको कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे। यहाँ पर मेरे मैथ्स में अटेम्प्ट थे 32, रीजनिंग में थे मेरे अटेम्प्ट 33 एंड इंग्लिश के अंदर थे 24। तो टोटल मेरे जो अटेम्प्ट्स रहे थे वो थे 89। और 89 में से मुझे इन्होंने मार्क्स दिए 82। इवन मैं श्योर था अपने हर एक क्वेश्चन के ऊपर कि मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बट यहाँ पर स्केलिंग हमेशा मैटर करती है आईबीपीएस के एग्जाम में कि आपने कितने सही करें कितने गलत करें। बट उसके अकॉर्डिंग भी पेपर का लेवल वो भी मैटर करता है यहाँ पर। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने स्कोर से क्योंकि मैं श्योर था मेरे 100% क्वेश्चन सही होंगे। बट ठीक है, मैं पास हूँ, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि बेस का एग्जाम है, मुश्किल से 10 से 12 दिन बचे हैं। तो उसके लिए भी स्ट्रेटेजी होना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आपसे अपनी स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा कि मैं 10-12 दिन कैसे पढ़ने वाला हूँ। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। रीजनिंग की मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, क्योंकि अभी मैंने आईपीएस क्लर्क मेंस भी दिया है, जिसका 2-3 में रिजल्ट अवेटेड है, कि वहां पर मैंने 25 से 26 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करे। और मैं यहाँ पर उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे नंबर कैसे निकालना है। मेरे को पास होना है, मुझे टॉप नहीं करना है, यहाँ पर मुझे पेपर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो करूंगा एग्जाम के अंदर, मिसलिनियस छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि मुझे श्योरिटी के साथ मार्क्स देके जाएंगे। लाइक डायरेक्शन आता है एग्जाम के अंदर, आपने देखा होगा डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इसके बाद इनइक्वलिटी, डेटा सफिशिएंसी। मतलब अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सबसे पहले उठाओगे ना, तो ये आपको 15 मार्क्स देके ही जाएगा एनी हाउ। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग ही पजल से करी और मान लीजिए अगर आप किसी पजल में फंस गए, तो चांसेस यही है कि या तो बनेगी नहीं या फिर वो गलत होगी। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि एक बार पजल बना लेंगे 5 नंबर फ्री के मिल जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं। हम लोग एक्सपेक्ट कुछ और करते हैं और हमको मिलता कुछ और है। ठीक है, तो मेंस के लिए स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पेपर को क्रैक करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो मेरी यही स्ट्रेटेजी रहने वाली है कि 15 नंबर तक मैं यहाँ से निकाल लूंगा मिसलिनियस क्वेश्चन से। उसके बाद जैसे आईपीएस क्लर्क के अंदर ही मैंने बनाया था, तो 2 से 3 पजल मैंने वहां पर बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ही मेरा वही टारगेट रहेगा, एटलीस्ट 2 पजल मैं बना के ही आऊंगा। अगर 2 पजल बना ली मतलब 8 से 10 नंबर और जुड़ जाएंगे, मतलब कि 25 मार्क्स तक का मेरा कोटा पूरा हो जाएगा कि मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। क्योंकि मेंस में 25 नंबर निकालना रीजनिंग के अंदर एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप 25 नंबर निकालते हैं तो कुछ लोग हैं टॉपर, वो निकाल लेते होंगे, बट मुझे सेक्शन वाइज हर एक के अंदर एक अच्छा स्कोर करना है। तो मेरे लिए यहाँ पे ये रहता है कि मैं 2 से 3 मीन्स की पजल, 2-3 पजल मैं डेली करता हूँ एनी हाउ, मुझे टाइम मिले या ना मिले। अगर, क्योंकि मॉक के लिए टाइम नहीं बचता है। अभी मेंस के लिए प्रिपरेशन करेंगे, आपको सारे सब्जेक्ट इक्वली टाइम देना है। तो पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा मॉक दो उसको एनालिसिस करो, क्योंकि जब टाइम था उस टाइम पे नहीं करा। लेकिन अब जो टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज करना, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मेरा टारगेट है कि 2 से 3 पजल मैं डेली प्रैक्टिस करूं। बट यहाँ पर मुझे ये भी ध्यान रखना है कि वहां पर कोई भी नई टाइप की पजल आ गई या कोई भी नए टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो क्या मुझे वो अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि यूट्यूब पे एक अफवाह फैली हुई है कि नए टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो इजी ही आएगा। बट आप कैसे कह सकते हैं, आप नहीं कह सकते उस चीज को कि वो इजी आएगा या नहीं आएगा। आप सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं उस चीज के ऊपर। हो सकता है शायद इजी हो, शायद हो सकता है टफ भी हो। अगर टफ हुआ तो आप फंस गए, आपसे बनेगा भी नहीं। क्योंकि आईपीएस तो यही चाहता है कि आपका पेपर बिगड़े, और आपको पेपर बिगाड़ना नहीं है, आपको नौकरी चाहिए एनी हाउ। ठीक है, तो मेरी यही स्ट्रेटेजी कि मैं जो पजल मुझे आती है, जिसकी मैंने प्रैक्टिस करी है, मैं उन्हीं पे ज्यादा फोकस्ड रहूंगा।
मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हैं, हाँ, ठीक है, अगर आप जॉब चाहते हैं तो आप उन्हीं पजल पे फोकस करें जिन पे आपकी अच्छे से कमांड है। आप अभी भी उन्हीं को प्रैक्टिस कीजिए जब आपके पास टाइम हो। आप एसबीआई क्लर्क के बाद आपको जो पजल प्रैक्टिस करनी है आप कर सकते हैं, लेकिन अभी इन 10-12 दिनों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, उसके लिए आप वही पजल प्रैक्टिस करो जो आपको बहुत अच्छे से आती है, जिसपे आपकी कमांड हो। लाइक लीनियर हो जाती है, सर्कुलर, स्क्वायर, या जो भी पजल होती है वही आप प्रैक्टिस करें। एग्जाम में कोई नई पे जाएंगे तो फंस जाएंगे, और एग्जामिनर यही चाहता है, तो हम लोग टाइम खराब ना करें। ठीक है, मेरी स्ट्रेटेजी यही है, मैं इन्हीं पजल्स को प्रैक्टिस करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मेरी 2 पजल भी बन गई तो मेरे 10 नंबर, मेरे हाथ में 15 प्लस 10 नंबर, और टाइम बचा तो मैं कुछ ना कुछ लाइक लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, सॉरी, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, उन पे कुछ क्वेश्चंस कर लूंगा तो मेरे को 2-3 नंबर वहां से मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ से ऑल ओवर 25 से 28 नंबर निकाल लिया, 30 नंबर निकाल लिया, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है रीजनिंग में आपके लिए। ठीक है, मेरी थिंकिंग यही कहती है इस चीज को लेकर के, क्योंकि मैंने आईपीएस क्लर्क मींस अभी दिया है, जो भी है रिजल्ट आएगा, देखते हैं क्या होता है उस चीज के अंदर। ठीक है, ये है मेरी रीजनिंग स्ट्रेटेजी। आगे हम बात करते हैं इसके बाद मैथ्स के लिए। हम मैथ्स में क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं मैथ्स के लिए। प्री दिया था, प्री से मुझे एक आइडिया है कि मेरा बेस बहुत अच्छा है अरिथमेटिक के अंदर, मुझे करने की जरूरत नहीं है। डीआई जिसकी अंडरस्टैंडिंग मेरी बहुत अच्छी है, मुझे कुछ नहीं करना, एक सबमिटेड मॉक दूंगा मैं उसके अंदर, एक सबमिटेड मॉक, जो भी सबमिटेड है मीन्स के क्वेश्चंस, मुझे सिर्फ एक मॉक देना, उसका हर एक क्वेश्चन को दोबारा से अटेम्प्ट करना है, उसको एनालिसिस एनालिसिस करना है फिर से, ताकि मेरी एक कमांड उन पर बनती चली जाए, एक अंडरस्टैंडिंग उन सारे क्वेश्चन पे आ जाए। मैं कुछ नहीं करूंगा यहाँ पर, सिर्फ एक मॉक रहेगा मेरा प्लान, क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं पता एग्जाम में क्या आने वाला है क्या नहीं। अगर मेरे यहाँ पर 20 प्लस इजिली अटेम्प्ट हो जाते हैं, अगर आईपीएस क्लर्क मींस की बात करूँ तो वो इस बार शायद पेपर इजी आया था, 34 या 35 मेरे अटेम्प्ट्स रहे थे, बट एसबीआई क्लर्क टफ आता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने जो दिया था एसबीआई क्लर्क का, मीन्स अर्थमेटिक बहुत इजी थी, बहुत ज्यादा इजी थी, आप इजी वे में क्वेश्चंस कर सकते थे। अगर आपका बेस अच्छा है, आपने प्री पे बहुत अच्छे से कमांड करी, प्री के एक एक क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से करा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अरिथमेटिक के अंदर। थोड़ी सी डीआई समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन एक डीआई तो बहुत इजी आती है, जैसा लास्ट टाइम मींस मैंने दिया था एसबीआई का, तो मुझे रत्ती भर इशू नहीं आया था। तो मेरा प्लान यही है मैथ्स के अंदर, जो मैं करने वाला हूँ कि एक ही मॉक है, उसको बहुत अच्छे से मुझे हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जीके की। जीके जो कि पूरा अनप्रिडिक्टेबल आने वाला है एग्जाम के अंदर, नहीं पता क्या आता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते क्या हैं और आता कुछ और है। ठीक है, तो वो चीज बहुत मैटर करती है, हम लोग किस सोर्स को फॉलो कर रहे हैं और हमने कितना रिवाइज करा है उस चीज को। तो यहाँ पर अगर हम देखें जीके के अंदर, तो मैं यहाँ पर स्मार्ट कीड़ा फॉलो करने वाला हूँ, जिसको मैंने फॉलो भी किया है। लाइक दिसंबर से मैं और इसको उठा लूँ, दिसंबर से मार्च, जितनी भी करंट अफेयर है, और सबसे ज्यादा मेरा फोकस जो रहेगा बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर से ज्यादा मेरा फोकस ये रहने वाला है बैंकिंग अवेयरनेस, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और मेरा यहाँ पर एक और चीज, स्टैटिक पोर्शन भी इस बार अच्छा करने वाला हूँ मैं, क्योंकि मुझे स्टैटिक आती है बैंकिंग की, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं। और इस बार तो चांसेस यही है, इतनी अच्छी वैकेंसी है तो पेपर का लेवल शायद ये लोग थोड़ा सा डाउन करेंगे, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पेपर का लेवल डाउन आने वाला है। तो स्टैटिक पोर्शन मैं बिल्कुल अच्छे से करके जाऊंगा। स्टैटिक का मतलब लाइक आप देखेंगे आरबीआई के बारे में, एसबीआई के बारे में, नाबार्ड के बारे में, चेक्स के बारे में, आपको पता हो कि क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, बेसल नॉर्म्स, ये सारी चीज स्टैटिक आपको याद हो। एक स्टैटिक आपको पता हो, जैसे आरआरबी के अंदर आया था, डायरेक्टली उन्होंने पूछ लिया वर्ल्ड बी डे, बस मुझे याद था बी आता 20 को, तो मुझे ये आता, और ऑप्शन से इजीली मैंने उसको एलिमिनेट कर, बी मतलब 20 तारीख 20 में। ठीक है, डे एंड डेट्स हो गया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, जो कि दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टैटिक करंट का भी पार्ट है और स्टैटिक का भी पार्ट है। तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि मैं आप यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग आपसे शेयर करूँ कि मैं क्या क्या चीजें बहुत अच्छे से फोकस करने वाला हूँ। ठीक है,
मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, लास्ट बचता है इंग्लिश, जिसमें सबको डर रहता है कि मुझे क्या करना है, कुछ मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने जो किया इंग्लिश के अंदर, मैंने ऑब्जर्व किया मेरे 17-18 नंबर आ जाते हैं। आईपीएस पीओ में ही मेरे इतने मार्क्स आ गए थे 17-18, और इवन एसबीआई की तो इजी इंग्लिश आती है। मैंने इतनी बार देखा है, तो आप आराम से, आपको पता तो वैसे भी नहीं पढ़ना लास्ट में कि आपके टोटल मार्क्स ही आपको बताए जाएंगे कि आप टोटल मार्क्स कितने लेके आए हो, आपको सेक्शन तो पता नहीं पड़ेगा। बट मुझे लगता है इंग्लिश में आप 25 प्लस मार्क्स, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा 30 प्लस लोग अटेम्प्ट करके आते हैं, आप 25 हटा दो, 20 मार्क्स तो आप लेके आ सकते हैं। 20 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आप डेली रीडिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे वोकैब्स ऑलरेडी अच्छी है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, एक मॉक करूंगा डेली और उसका एनालिसिस। अगर मैंने इतना भी किया तो मुझे जरूरत नहीं है किसी और चीज की, क्योंकि मेरी रीडिंग स्किल्स ऑलरेडी अच्छी है और वहां पर मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी, 4 सब्जेक्ट हैं, चारों इजी वे में कर सकता हूं मैं। अगर मैंने किसी मॉक को टाइम दिया, मॉक देने गया, उसको एनालिसिस करने गया, तो मेरा पूरा दिन चला जाएगा, और मैं उस चीज को फेवर बिल्कुल नहीं करूंगा, ना ही मैं करूंगा, ना मैं चाहूंगा कि कोई भी एस्पिरेंट करे जो चाहता है कि मैं पेपर निकालूं। क्योंकि मॉक से स्पीड अगर आपको बढ़ानी है तो वो प्री में काम आती है। यहाँ पर आपकी स्पीड मैटर नहीं करेगी, एक्यूरेसी मैटर नहीं करेगी, आपने कितने ज्यादा क्वेश्चन करें, कितने सही करें, आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें मैटर करती है। क्योंकि मैंने मीन्स में कभी एक्यूरेसी का खेल नहीं देखा है। एसबीआई होता है 2-2 शिफ्ट के अंदर, बट एक्यूरेसी इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम तुक्के मारे, क्योंकि चांसेस ज्यादा होते हैं गलत होने के, ठीक है। तो ये है मेरी स्ट्रेटेजी, मैं आपको बता दूं जो मेरी टारगेट है इसके अंदर। अगर देखता हूं तो मैथ्स में मेरे को 20 प्लस नंबर लेके आने, रीजनिंग के अंदर 25 प्लस। ऐसी अगर जीए की बात करता हूं, अगर जीए में मैंने 20 से 25 क्वेश्चन निकाल लिए, अगर 4 महीने की बहुत अच्छे से बैंकिंग अवेयरनेस करंट अफेयर पढ़ के जा करके अगर ये आ गए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और सेम एज इट इज इंग्लिश की बात कर लेता हूँ। इंग्लिश में कितना 20 से ऊपर ही नंबर मुझे लेके आने, 22-25। अगर आप काउंट करें 20, 40, 60, 80, 85, 90, 95, ठीक है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम आप इतने नंबर लेके आ सकते हो, लाने वाले और भी ज्यादा लेके आते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने नंबर आप मिनिमम लेके आ सकते हो। मुझे पता है आपके अटेम्प्ट्स, इवन मेरे भी अटेम्प्ट्स 120 के अप्रोक्स ही रहने वाले हैं, बट मार्क्स भी मैटर करते हैं। अगर आप एक जनरल कैटेगरी से भी हो तो आपके इतने नंबर लेके आ गए ना, तो बहुत सही टारगेट है कि अगर आप इतने नंबर टारगेट कर रहे हो। इवन आपने देखा कि लाइक इस बार वैकेंसीज अच्छी खासी है, तो दिक्कत तो आने ही नहीं वाली कि कट ऑफ की बहुत ज्यादा हाई चला जाए। इवन आपने देखा कि यहाँ पर जो कट ऑफ रहा है प्री का, वो भी बहुत कम गया है। कुछ एक स्टेट है गिने चुने जहां पर शायद वैकेंसी नहीं होगी या जो भी रहा होगा, वहीं पर हाई गया है, और इतना भी हाई नहीं गया कि कोई निकाल ना पाए। लाइक पहले आप देखें 80 प्लस 85 के आसपास कट ऑफ रहता था, इस बार तो मुश्किल से 70-75 को टच करा होगा कुछ एक स्टेट ने, बाकी सब लेस देन 60। इवन आप एमपी देखेंगे 50 भी टच नहीं हुआ, राजस्थान 60 भी टच नहीं हुआ है, उत्तराखंड जो टॉप स्टेट्स में आता है 64, हिमाचल प्रदेश 68। लाइक ये कट ऑफ नहीं है, आप देखेंगे ना ये कट ऑफ नहीं है, तो बहुत लो कट ऑफ है आईबीपीएस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी और आप इससे फॉलो भी करेंगे कि आपको कैसे पेपर निकालना है। आपकी अपनी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करें, अपना सेंस भी यूज करें, क्योंकि मेरा यही प्लान है, मैं इस चीज को करूंगा और कोशिश यही है कि इस पेपर को भी मैं क्रैक कर पाऊँ। और देखते हैं 2-3 में एक रिजल्ट और अवेटेड है जो आईपीएस क्लर्क पीओ का आने वाला है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।